बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग देख लिए थे कि बाइनोमियल का एक्सपेंशन जो होता है x प्लस a टू द पावर n, और उसको कैसे निकालते हैं a प्लस b टू द पावर n या फिर x प्लस a टू द पावर n। उसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है, मैं जैसे बताया था कि जनरल टर्म होता है, एक बार मैं और बता देता हूँ। मान लेते हैं हमारा a प्लस b टू द पावर n है, तो a प्लस b टू द पावर n में हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है वो जनरल टर्म होता है tr प्लस 1, और tr प्लस 1 का वैल्यू क्या होता है ncr a टू द पावर n माइनस r इंटू b टू द पावर r। ये हमारा सबसे इंपोर्टेंट चीज जो है हमको जानना है बाइनोमियल थ्योरम में। इसी के ऊपर बेस करके हम कुछ क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, ऑल्दो इसी के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये दिखाई दे रहा है, बहुत लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है, बट यू कैन सी कि क्वेश्चन को हम कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर कोई एग्जाम में आया था, मैं बहुत पुराना था लेकिन ये, ठीक है। चलो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं कैसे मिलता है, क्या मिलता है इसका वैल्यू, ठीक है। लिखो 18 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 3 इंटू 18 इंटू 7 इंटू 25 ये दिया है। तो इसको हम कैसे करेंगे? अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, ऊपर वाला हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस टाइप का फॉर्मूला में नजर आ रहा है मेरे को। 3 इंटू 18 इंटू 7 इंटू 25 ये हो गया। नीचे जो हमारा लिखा हुआ है वो हमारा कितना है 3 टू द पावर 6 है। ओके, लेट मी राइट इट 3 टू द पावर 6। ओके, उसके बाद जो लिखा है ना, मैं इसमें एक एक चीज छोड़ के लिख रहा हूं, जरा ध्यान देके देखो। 6 को मैं छोड़ दे रहा हूं, और उसके साथ जो लिखा है 243 कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 5 इंटू साथ में 2 हो गया। 243 को 3 टू द पावर 5 लिख लिया इंटू 2। फिर 81 लिखा है, 81 को मैं लिख सकता हूं 3 टू द पावर 4 इंटू 2 का स्क्वायर। फिर हमारा क्या लिखा है 81 के बाद 27 हो गया हमारा 3 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस यहाँ पे हमारा 3 का क्यूब इंटू 8 है, मतलब 2 का क्यूब हो गया। देन इट इज 9 इंटू 16, तो प्लस हम लिख सकते हैं प्लस 9 इंटू 16 मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस उसके बाद जो लिखा है 3 इंटू 32 मतलब 3 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 5 एंड फाइनली व्हाट यू कैन से जो लास्ट में लिखा है 64 मतलब 2 टू द पावर 6। अब सबको इस चीज का ऊपर ध्यान दो कि यहाँ पे 3 टू द पावर 6 लिखा है, उसके साथ में कुछ नहीं लिखा है, उसके बाद 6, उसके बाद 15, उसके बाद 20, उसके बाद 15। You will see this is nothing but 6C0, और ये जो है ना 6C1, ये हमारा 6C2 है, ये हमारा 6C3 है, ये 6C4 है, और ये 6C5 है, and this is 6C6. All can see this one. इसको अगर ध्यान देके देखोगे तो it is coming these things. Alright? And next ऊपर में अगर देखते हैं, ऊपर में क्या आता है, ये a क्यूब आ गया, ये b क्यूब आ गया, 3ab, और यहाँ पे जो हमारा लिखा है 25 को हम लिख सकते हैं 18 प्लस 7 and all can see here this is a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a plus b, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a plus b। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a plus b क्या होता है, a plus b का होल क्यूब। So I can write this one as 18 प्लस 7 का होल क्यूब। अब नीचे कितना आ रहा देखते हैं, नीचे में देखो, ध्यान से देखो, इट इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ व्हाट 3 और लास्ट में लिखा है 2 मतलब 3 प्लस 2 टू द पावर 6। सो सी हियर 3 प्लस 2 टू द पावर 6 क्या होगा 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6। साथ में क्या हो जाएगा, पहले 3 का पावर 6 आएगा, फिर 3 का पावर 1 घटेगा इंटू 2, 3 का पावर 1 और घटेगा इंटू 2 एक्सेट्रा करके आता है। गॉट इट? सो ये हमको कितना मिलेगा अभी 18 प्लस 7 कितना आता है 25 ना, तो 18 प्लस 7 हो गया 25 टू द पावर 3। नीचे हमारा क्या हो गया 5, 3 प्लस 2 5 हो गया 5 टू द पावर 6। सो दैट मेक्स इट
5 का स्क्वायर टू द पावर 3 डिवाइड बाय 5 टू द पावर 6, तो ये हमारा 5 टू द पावर 6 बाय 5 टू द पावर 6 आ गया, जिसका वैल्यू 1 हो गया। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी से बोलो। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन क्या दिया है? If fourth term of this one is 5/2, then a and n are what? दिया है क्या? इसका फोर्थ टर्म जो है वो 5/2 है, तो a का वैल्यू कितना और n का वैल्यू कितना ये पूछा है। चलो एक काम करते हैं, इसका फोर्थ टर्म पहले निकाल देते हैं, फिर बात करते हैं, थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में बोला क्या है। ठीक है ना? पहले इसका हम लोग फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमको क्वेश्चन में बोला क्या है। ठीक है, चलो T4 इज इक्वल टू, सबको पता है कि हमको कोई भी टर्म निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? 4 तो चीज चाहिए, n चाहिए, r चाहिए, a चाहिए और b चाहिए। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? n, c, r का वैल्यू कितना है? 3 इंटू a के जगह में क्या लिखा है? ax, तो ax टू द पावर क्या हो जाएगा? n-3, दिस इज n-3 इंटू 1/x टू द पावर कितना आ जाएगा? 3। ऑल ऑफ यू गॉट इट दिस वन? ये वाला स्टेप समझ में आ गया सबको? ncr a टू द पावर n-r b टू द पावर r। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या मिलता है देखते हैं। nc3 इंटू a टू द पावर n-3 x टू द पावर n-3 इंटू 1/x3। अब हमारा x दो जगह में है, x टू द पावर n-3 और यहाँ पे by x टू द पावर 3 है, तो ये x टू द पावर 3 को ऊपर ले लेंगे तो कितना बन जाएगा? इट इज कमिंग nc3 a टू द पावर n-3 एंड x टू द पावर n-6। सो हमको इतना मिला। अब ध्यान दे के आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि हमको बोला है कि फोर्थ टर्म इज 5/2, फोर्थ टर्म हमारा 5/2 है, तो फोर्थ टर्म में x तो है नहीं, हमारा फोर्थ टर्म मिला है 5/2, इसमें x तो है नहीं। x नहीं है मतलब क्या? ये टर्म एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बोला है इंडिपेंडेंट ऑफ x, बट ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है ही, तो इसका मतलब यहाँ पे x का पावर जो आएगा उसको हमको 0 करना है। आई होप सारे को समझ में आया कि ये जो टर्म है इसमें क्वेश्चन में थोड़ा हिडन रखा है, इंडिपेंडेंट ऑफ x ना बोल के उसको दूसरा लैंग्वेज में बोल दिया है कि इसका वैल्यू जो है 5/2 है। तो लिख सकते हैं बट T4 इज इक्वल टू 5/2 व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। Therefore हम सबको पता है कि अगर एक टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इसका मतलब उसमें क्या होता है? जो x का पावर होता है वो 0 होता है। Therefore n-6 इज इक्वल टू 0, या फिर n का वैल्यू हो गया 6। आई होप सारे को समझ में आ गया कि n का वैल्यू 6 है, तो n का वैल्यू 6 तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन में है, तो हो सकता है ये, हो सकता है ये, डाउट है अभी, मतलब a का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर सारे में n का वैल्यू जो 6 है वो अगर एक जगह में खाली होता तो फिर उसी को हम टिक मार लेते, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो मेरे को और एक आगे भी बढ़ना पड़ेगा कि a का वैल्यू क्या है। चलो एक काम करते हैं, मैं n का वैल्यू 6 निकल चुका है, तो मैं यहाँ पे n का जगह में 6 पुट कर देता हूँ और इसको इज इक्वल टू 5/2 कर लेता हूँ। ठीक है, therefore 6c3 a to the power 6 minus 3 into x to the power 6 minus 6 is equal to, राइट हैंड साइड हमारा है कितना? 5/2। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। 6c3 का वैल्यू अगर सबको पता होगा तो इट इज कमिंग 20, नहीं फिर भी मैं निकाल देता हूं, है ना, इसको हम निकाल देते हैं। 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू a क्यूब इज इक्वल टू 5/2।
So it is coming 6 into 5 into 4 into 3 factorial divided by, एक तो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 लेते हैं, दूसरा 3 फैक्टोरियल को रख लेते हैं कैंसिल करने के लिए। a क्यूब इज इक्वल टू 5/2। तो सारे को पता चल गया कि हाँ इतना हो गया। क्लियर ना ऑल ऑफ यू? अब 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल कर लेते हैं, 6 को 6 के साथ कैंसिल कर लेते हैं, ये 5 को इसके साथ कैंसिल कर लेते हैं, तो a क्यूब का वैल्यू आ गया 1/2। तो इसमें से हमको a का वैल्यू 1/2 नहीं, यहाँ पे 4 फैक्टर है, 1/2 into 1/4, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1/2। सो मतलब a हाफ और n हो गया 1/6। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। गॉट इट ऑल ऑफ यू? ओके, चलो अब हम लोग अगला सवाल में आ जाते हैं। ये सवाल हमारा 2020 में आया था, लास्ट ईयर जो है उस लास्ट ईयर में आया था ये वाला सवाल, ठीक है। एंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्या बोला है कि इफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस वन इज 405 फाइंड मॉड k। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालते कैसे है सबको पता है, tr+1 पहले निकालते हैं, फिर x का पावर जो होता है उसको हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो tr+1 इस पे निकालते हैं। tr+1 हमेशा लिख सकते हैं स्टार्टिंग से, लेट tr+1 इज independent of x। let tr+1 is independent of x, ये हम पहले लिख लिए। उसके बाद tr+1 का वैल्यू निकालते हैं। tr+1 निकालना सबको आना चाहिए, नहीं तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ के फायदा कुछ नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम में tr+1 ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो tr+1 हम लोग कैसे लिखेंगे, NCR, n का वैल्यू 10 है, C R तो रहेगा ऐसे, इंटू क्या होता है, इंटू a का जगह पे हमारा √x है, टू द पावर 10 माइनस r हो गया, इंटू -k/x² टू द पावर r, ये हमारा मिल गया। tr+1 सबको निकालना आता है, पहला लाइन सबने लिख लिए। इसके बाद जो इसको सिंपलीफाई करते हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा सबको, कि उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो मल्टीप्लाई वगैरह या फिर जो हम लोग का पावर में क्या प्रॉपर्टीज होता है उसको यूज करके हम निकालते हैं। जैसे ये वाला प्रॉपर्टी a टू द पावर b टू द पावर c, सबको आना चाहिए कि ये a टू द पावर bc होता है, कंफ्यूज मत रहना। a टू द पावर b into a टू द पावर c कब आता है, तो इट विल बी a टू द पावर b plus c आता है। अगर a टू द पावर b by a टू द पावर c है तो उसको हम लिखते हैं a टू द पावर b minus c। ये सारे चीज जो पहले क्लास 8-9 में पढ़े हुए हो उसको यूज करना है इसमें भी, है ना, सिंपलीफाई करने के लिए। तो लेट मी राइट दिस वन, दिस इज इक्वल टू 10cr, ये हमारा 10cr हो गया। फिर इसको हम √x का मतलब x टू द पावर हाफ होता है, √x का मतलब x टू द पावर हाफ होता है, और x टू द पावर हाफ का पावर दिया है 10 माइनस r, है ना। तो ये कुछ ऐसा हो गया a टू द पावर b टू द पावर c। तो a टू द पावर b into c मतलब 10 माइनस r/2 हो गया, x टू द पावर 10 माइनस r/2। अब यहाँ पे बन गया -k टू द पावर r डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा x टू द पावर 2r आ गया, नीचे हमारा x टू द पावर 2r हो गया। आई थिंक सारे को यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं ये क्या बनेगा, 10cr माइनस k टू द पावर r को हम -1 टू द पावर r इंटू k टू द पावर r लिख देते हैं। साथ में देखते हैं क्या x का पावर क्या आता है, x टू द पावर 10 माइनस r बाय 2 माइनस 2r, हम इस प्रॉपर्टी का यूज किए। x का पावर यहाँ पे 10 माइनस r/2 है और यहाँ पे x का पावर कितना है 2r है, तो ये ऊपर चले गए माइनस हो गया। सो इट इज गिविंग मी व्हाट, -1 टू द पावर r इंटू 10cr इंटू k टू द पावर r इंटू x टू द पावर 10 माइनस 5r बाय 2। ये 10 माइनस 5r कैसे हो गया, हम एलसीएम ले लिए, तो 10 माइनस r माइनस 4r बाय
r हो गया by 2 हो गया, so that makes it 10 minus 5r by 2। अब ये हमारा tr+1 सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। हम लिख चुके हैं कि tr+1 जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होता है कि x का पावर 0 है, तो यहाँ पे x का पावर तो मिल चुका है कुछ, तो उसको 0 के साथ इक्वेट करना है। Therefore 10 minus 5r by 2 is equal to 0। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 10 minus 5r is equal to आ गया 0, तो 5r का वैल्यू आ गया 10 और r का वैल्यू आ गया 2। मतलब r अगर 2 होगा तो ओवरऑल टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, अगर r का वैल्यू 2 होगा तो दैट टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। इतना तक सारे को समझ में आ गया। लेकिन हमको सवाल में बोल ही दिया है, हमको सवाल में बोल दिया है कि r का वैल्यू जो है ना, नहीं जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है वो टर्म हो गया है 405। तो एक काम करते हैं, इसमें r का जगह में डाल देते हैं 2 और जितना भी वैल्यू मिलेगा उसको कर देते हैं क्या 405। तो लिख सकते हैं therefore -1 to the power 2 into 10c2 into ये हो गया kx² into x का पावर तो 0 ही हो जाएगा इज इक्वल टू 405। बस इसको सिंप्लीफाई करना है और k का वैल्यू निकालना है, जो निकलेगा अकॉर्डिंगली हम आंसर लिखेंगे। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट 10c2 होता है 10 into 9 by 2 k² is equal to 405। You can find the value of 10c2 है। So what about -1 का स्क्वायर? -1 का स्क्वायर 1 होता है, सबको पता है। So k² का वैल्यू जो है वो निकल के आएगा कितना, इट इज कमिंग 5 into 9 45 उसके साथ कट गया तो मेरे को लगता है 9 ही आ रहा है, तो k का वैल्यू हो जाएगा ±3। बट मेरे को k का मॉड पूछा है तो k का मॉड का वैल्यू 3 हो गया, तो 3 हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ये क्वेश्चन हमारा 2020 का था, लास्ट ईयर का ये सवाल था। ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। नाउ दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैं इसको डिफिकल्ट भी बोलूंगा, साथ में थोड़ा लेंथी भी बोलूंगा। क्वेश्चन लेंथी भी है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, थोड़ा समझने का कोशिश करना है क्वेश्चन को। Find the term independent of x in this one। अब ये सवाल में हमको क्या दिया है, इसका पिछला सवाल में तो सारे ऐसा दे देता है कि बाइनोमियल एक तो था, उसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बोला था। ये सवाल में ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, बाइनोमियल के साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ है और पूछा है कि भाई इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म का जो वैल्यू कितना है लिखो। मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। 1 plus 3x plus 10x²। थोड़ा टाइम टेकिंग भी होगा ये क्वेश्चन समझाने के लिए, थोड़ा ध्यान से देखना। x plus 1/x to the power 10। ओके, सो व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूंगा, ये जो इसको ना मल्टीप्लाई कर दूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के। फर्स्ट 1 will be multiplied to this one, then 3x, then 10x²। तो जब 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज गिविंग यू x plus 1/x to the power 10 प्लस 3x का मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव मी 3x into x plus 1/x to the power 10, और अगर हम 10x² मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज गिविंग मी 10x² into x plus 1/x to the power 10। ओके, तो ये हो गया। अब इसमें हमारा 3 पार्ट आ चुका है, ये हमारा एक पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। हमको बोला है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालो, क्योंकि 3 टर्म हो चुका है, क्योंकि हमारे पास 3 टर्म हो चुका है, तो हम यहां से इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला निकालेंगे और यहां से इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला निकालेंगे और यहां से इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला निकालेंगे। इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालेंगे, कितना हो रहा देखेंगे, जो भी होगा, प्लस इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला जो भी होगा देखेंगे और इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ x जो भी होगा देखेंगे, फिर तीनों को ऐड कर देंगे। तो हम पहला का बात करते हैं,
लेट मी राइट इट फर्स्ट, दिस वन सेकेंड एंड दिस वन थर्ड। हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा दिया है क्या, x प्लस 1/x टू द पावर 10। तो इसमें हम काम करते हैं, tr+1 लिख लेते हैं क्योंकि तीनों में tr+1 दिया है, तो मैं कॉमन इसमें निकाल देता हूं, फिर ये तीनों के लिए कर लेते हैं। tr+1 will be 10cr x to the power 10 minus r into 1/x to the power r. So that is equal to 10cr x to the power 10 minus r into 1/x to the power r, which will be 10cr x to the power 10 minus 2r. I hope सारे को ये वाला पार्ट समझ में आया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म जो दिया है, फर्स्ट टर्म जो है हमको दिया है x प्लस 1/x टू द पावर 10। तो इसमें हमको निकालना है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो यहां पे x का पावर क्या कर देंगे, जो भी है 0 कर देंगे। तो 10 minus 2r will be 0. 10 minus 2r is equal to 0 implies r is equal to 5. Therefore, term independent of x, term independent of x is equal to r के जगह में 5 डालते हैं, 10c5। अच्छा, ये निकल के आ गया। फर्स्ट टर्म में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया 10c5। अब हम सेकेंड टर्म में आ जाते हैं। सेकेंड टर्म जो हमको दिया है ना, ध्यान से देखो, सेकेंड टर्म हमको जो दिया है वो है हमारा क्या, 3x इंटू x प्लस 1/x टू द पावर 10। ठीक है, 3x इंटू x प्लस 1/x टू द पावर 10। मैं थोड़ा एक चीज समझाने का कोशिश कर रहा हूं, पहले इसको देखो फिर उसको करेंगे। 3x इंटू 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस 1/x। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, सोचो कि 3x के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ है, तो अगर मैं 3x को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, देखो ये तो 3x मिलेगा, फिर ये हमारा 3x स्क्वायर मिलेगा, फिर यह हमारा 3x क्यूब मिलेगा, फिर यह हमारा 3 मिलेगा। इसका मतलब है कि यहां से हमको वो वाला टर्म पिक करना है जो टर्म में 1/x होगा। क्यों? क्योंकि 3x जब 1/x के साथ मल्टीप्लाई होगा, इट विल मेक इट 0। इट विल मेक इट ए टर्म व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, क्योंकि x के साथ x कैंसिल हो जाएगा। इसमें नहीं कैंसिल हो रहा है, इसमें 3x आ रहा है, इसमें भी 3x आ रहा है, इसमें भी 3x आ रहा है, मतलब x आ रहा है, लेकिन इसमें x नहीं रह रहा है। सो बिकॉज समथिंग इज मल्टीप्लाइड आउटसाइड, तो इनसाइड से यहां पे टोटल 11 टर्म मिलेगा। वो 11 टर्म से मेरे को वो टर्म खोजना है जहां पे कि x का पावर -1 आएगा। x का पावर -1 आएगा तो 1/x हो जाएगा, तो वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। अब हमको क्योंकि ये पता चल गया कि x का पावर -1 होना चाहिए, तो हम देख लेते हैं कि यहां पे -1 डालने से क्या होगा। 10 minus 2r is equal to -1 implies 11 is equal to 2r implies r is equal to 11/2 not belongs to natural number। याद करो, हम लास्ट क्लास पढ़ाते समय ये बताए थे कि r अगर नेचुरल नंबर आएगा तो ही वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकलेगा, लेकिन यहाँ पे r का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आया। मतलब क्या है कि इसमें इसका एक्सपांशन जो 11 टर्म्स मिलेगा, इसको एक्सपांड करेंगे तो हमारे पास 11 टर्म मिलेगा। वो 11 टर्म में से कोई भी एक भी टर्म नहीं आएगा जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ जिसमें x का पावर -1 होगा।
इसका मतलब 3x अगर मैं मल्टीप्लाई करते जाऊंगा वो सारे टर्म के साथ, then in every term we will have x. We cannot get a term which will be independent of x. इसका मतलब ये सेकेंड टर्म से तो इंडिपेंडेंट ऑफ x कोई निकलने वाला है नहीं, therefore term independent of x, no term exists which is independent of x. There will be no term exist जो कि independent of x होगा। मतलब पहला में तो निकल गया 10c5 का, क्या निकला 10c5, दूसरा में कोई भी टर्म नहीं निकल रहा। अब तीसरा में देखते हैं, थर्ड टर्म से। थर्ड टर्म में हम देखते हैं कि कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आ रहा है। इट इज 10x square and x plus 1 by x to the power 10. Can someone tell me, क्योंकि मैं बाहर में 10x square मल्टीप्लाई किया हूं, तो इस एक्सपांशन में मेरे को x का पावर कितना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x होने के लिए? जैसे यहां पे 3x था, तो मैं बोला कि वहां पे अगर अंदर में 1 by x आ जाएगा, so that will be independent of x. ऐसे 10x square है, तो अंदर में इस एक्सपेंशन में क्या होने से वो इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा? Can someone tell me? 1 by x square. हाँ, 1 by x square. 1 by x square का मतलब है x to the power -2. तो हम क्या कर देंगे, 10 minus 2r is equal to -2 कर देंगे। तो इसमें से आ जाएगा क्या, 10 plus 2 12, 12 is equal to 2r, और इसमें से r का वैल्यू जो निकल के आ गया 6। 6 जो है हमारा नेचुरल नंबर है, 6 हमारा नेचुरल नंबर है, इसका मतलब वो टर्म आ जाएगा। Therefore term independent of x, term independent of x is equal to, क्या आएगा, जब r का वैल्यू 6 डालोगे तब, r का वैल्यू 6 डालने से क्या हो जाएगा, 10c6, 10c6। लेकिन एक चीज दिक्कत और क्या है कि इसके साथ क्या होगा, ये 10 भी मल्टीप्लाई हुआ होगा, कुछ ऐसा 10x स्क्वायर इनटू, अंदर में काफी सारे टर्म होगा, जिसमें एक टर्म कुछ ऐसा होगा 10c6 इंटू 1 by x स्क्वायर। समझा करो, 10x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे ये वाला चीज, इसमें 11 टर्म्स विल बी देयर, of those 11 terms there will be term 10c6 1 by x square। जब ये 10x square उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसमें x रहेगा ही नहीं, तो x तो रहेगा नहीं, लेकिन बाकी जो बच गया वो कोफिशिएंट हो गया। बाकी क्या बच गया होगा, 10 into 10c6, that is why I have to multiply 10 here also। Got it all of you? सारे को समझ में आई ये वाला बात? अब हमारे पास क्या निकल के आया, फर्स्ट टर्म से टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x 10c5 आया, सेकेंड टर्म में कुछ नहीं मिला, मतलब उस पे तो 0 हो जाएगा, थर्ड टर्म में इतना आया। सो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, हम लिख सकते हैं therefore term independent of x, therefore term independent of x is equal to 10c5 plus 10 into 10c4। इसके कैलकुलेशन करके देख लेना कितना हो रहा है। दिस वैल्यू आई थिंक इट इज 252, दिस इज 10 into, मेरे को इसका वैल्यू एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक इट इज कमिंग 210। यू जस्ट चेक इट है, चेक करके देख लेना कितना हो रहा है। 252 plus 2100, that makes it 2352, but still you check the calculation once again, घर पे देख लेना क्या कैलकुलेशन आ रहा है। ओके, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन दैट वन, क्योंकि कैलकुलेशन तुम लोग को आता है कैसे करोगे। Got it all of you? This is a difficult question, slightly difficult question in comparison to previous questions, और लेंथी भी था ये,
ठीक है, समझने का लेकिन कोशिश करना कैसे किया गया इसको। पहले मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर देखोगे बाहर में अगर x है तो अंदर में हमको 1/x चाहिए, बाहर में अगर x स्क्वायर है तो अंदर में हमको 1/x स्क्वायर चाहिए, ताकि वो कैंसिल हो जाए और हमको इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला टर्म मिल जाए। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन हमारा फिर से इसी साल का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन में जितना इंपॉर्टेंट बात क्या बोलते हैं उसको, मतलब बाइनोमियल है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा लॉगरिथम भी है। यहाँ पे ये क्वेश्चन में लॉगरिथम का भी रोल है, क्योंकि लॉग दिया है तो लॉगरिथम जैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलो हमको दिया है कि फोर्थ टर्म, इसमें क्या बोला है, फोर्थ टर्म निकालने के लिए बोला है। फोर्थ टर्म किसका, फोर्थ टर्म x प्लस 1/x, नहीं x प्लस x टू द पावर log x टू द बेस 2 टू द पावर 7। इसका फोर्थ टर्म जो है ना वो 4480 है, और साथ में बोला है कि x जो है नेचुरल नंबर है, तो फिर x का वैल्यू बताओ कितना है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले तो t4 निकाल ही देते हैं। हाँ बोलो, पहले t4 निकाल ही देते हैं। t4 इज इक्वल टू n का जगह में 7 है, c3, सभी को ये पता होता है कि NCR ही हम पहले लिखते हैं, NCR, फिर उसके बाद a के जगह में x लिखा है टू द पावर n माइनस r, तो 7 माइनस 3 4 हो गया, इंटू x टू द पावर x टू द पावर log x टू द बेस 2 है, और उसके पावर कितना हो जाएगा 3 है, इतना हो गया। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, और ये बन गया हमारा कितना, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हमारा नीचे आ गया, इंटू क्या होगा, x का पावर ये 4 हो गया, x टू द पावर 4 इंटू x टू द पावर 3 log x टू द बेस 2, और ये बन गया हमारा कितना, 7 फैक्टोरियल, 7 इंटू 5 इंटू 6, नहीं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, इंटू 4 फैक्टोरियल, फिर x का पावर कितना हो रहा है जरा ध्यान से देखो, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, 4 प्लस 3 log x टू द बेस 2, ये हो गया हमारा x का पावर। ठीक है, चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 4 फैक्टोरियल के साथ 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 के साथ 6 कैंसिल, तो हमको मिल गया कितना, 35 इंटू x टू द पावर 4 प्लस log x टू द बेस 2, 4 प्लस 3 log x टू द बेस 2, ये मिल गया। गॉट इट। सवाल में हमको दिया है कि इसका वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू हमारा 4480 है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 35 इंटू x टू द पावर 4 प्लस 3 log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4480। अब हमको इसको सॉल्व करना है, ये हमारा मेन काम हो गया, इसको हमको सॉल्व करना है। तो हाउ टू डू इट, तो पहले तो इसको मैं कैंसिल करता हूं, देखता हूं कितना बनता है। 5 में कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे 7 आ रहा है, 5 में कैंसिल करने से 5 8, फिर से एक बार 8 आएगा, 8 आएगा या 9 आएगा, 9 आएगा, 40 48, तो 9 आ गया। उसके बाद हमारा कितना आ रहा है, 306। ओके, अब 7 और 896 थोड़ा देख लेते हैं कैंसिल हो रहा है कि नहीं, होगा शायद कहीं पे, तो 7 और 896 1, देन ये हो गया 19, तो 2, उसके बाद ये हो गया 56, तो 8 128 हो गया। क्लियर ऑल ऑफ यू, है ना? सो दिस इज 128। अब हमारे पास मिला क्या, कुछ ऐसा, x टू द पावर 4 प्लस 3 log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 7, आई कैन राइट इट
128 को 2 to the power 7 लिख सकते हैं। ओके, अब आगे हम क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यही हमारा मेन चीज है। तो बोथ साइड लॉग ले लेते हैं और बेस 2 वाला लॉग लेते हैं। तो अगर लॉग बेस 2 ले लेते हैं, लॉग बेस 2 x to the power 4 plus 3 log x to the base 2, ये हो गया इज इक्वल टू log बेस 2 और यहां पे 2 to the power 7 आ गया। ओके, अच्छा, log का ये प्रॉपर्टी सभी को पता होगा। log a to the power b अगर है तो that will be b log a। दूसरा log a to the base a is equal to 1, ये दो चीज तो सबको पता ही होगा, ठीक है ना। ये चीज और ये चीज सबको पता होगा, इनका यूज करके हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे log है, a to the power b है, ये पावर को आगे ले आएंगे तो बन जाएगा क्या, 4 plus 3 log x to the base 2 into log ये हमारा x to the base 2 हो गया इज इक्वल टू, पावर आगे आ जाएगा तो 7 log 2 to the base 2। ओके, ये हम काफी दूर सिंप्लीफाई कर चुके हैं। अब इसमें आगे करने के लिए, इसका आगे करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे log x to the base 2 को हम t ले लेते हैं, log x to the base 2 को t ले लेते हैं। हम जब लॉगरिथम पढ़ रहे थे वहां पे भी बताया था कि इस टाइप का इक्वेशन आने से सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा अच्छा सा जो फेमिलियर है जिस टाइप का टर्म से, उस टाइप का टर्म में हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। log x to the base 2 को हम t ले लेंगे तो बन जाएगा 4 plus 3t into t, वो एक अच्छा सा इक्वेशन हमको नजर आएगा। तो इट विल बी 4 plus 3t whole into t is equal to राइट हैंड साइड में 7 आ गया, log 2 to the base 2 1 हो गया। तो यहाँ पे t कैसे आ गया, t is equal to log x to the base 2, मतलब अभी हम t का वैल्यू निकालेंगे, फिर t का यूज करके log x to the base 2 का वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी बन रहा है, 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अभी बन गया हमारा 7 और 3 मिलने से 21 आ गया, तो इट इज मेकिंग इट 3t स्क्वायर प्लस 7t माइनस, एक काम करते हैं, 3t स्क्वायर माइनस 3t पहले लिखते हैं प्लस 7t माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो लेट मी टेक 3t कॉमन, तो आ गया कितना, t माइनस 1 प्लस 7 कॉमन आ गया t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। So it is t minus 1 into 3t plus 7 is equal to 0। Let me tell you, क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो हमको टाइम लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन इतना लेंथी मतलब टाइम नहीं लगेगा। हम समझा रहे तो पूरा डिटेल्स में सारी चीज लिख रहे हैं, तो इसीलिए टाइम लग रहा है। सो इट्स ए क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। एनीवे, t का वैल्यू 1 आया, t का वैल्यू इतना आया। t क्या है, log x to the base 2, तो log x to the base 2 is equal to 1 और यहाँ पे log x to the base 2 का वैल्यू आ गया -7/3। सबको log हटाना आता है, तो x is equal to 2 to the power 1 या फिर 2, यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 2 to the power -7/3। बट ये तो हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमको बोला है x का वैल्यू जो है ना वो नेचुरल नंबर है, तो ये वैल्यू हमको छोड़ना पड़ेगा। तो अगर उसको मैं छोड़ दूंगा तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 2। तो 2 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, सी में है। आई थिंक सारे को समझ में आ गया क्वेश्चन। ऐसे टाइप का एक दो क्वेश्चन और हम कर सकते हैं, मैं होमवर्क में दूंगा करने के लिए, और जेई में भी आया था उस टाइप का सवाल, लॉग का ऊपर बेस करके था सवाल, ठीक है। या तो मैं दूंगा होमवर्क में या फिर कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमको क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 7 of this is equal to coefficient of x to the power -7 in this, then a and b satisfy the relation this। इसमें से क्या आया था, देखो ये क्वेश्चन 2005 में आया था हमारा, और एक क्वेश्चन हमारा 2021 में आया था।
डिट्टो, मतलब डिट्टो नहीं, पूरा सेम टाइप का था, खाली डिफरेंस क्या था, उसमें एक जगह में ए एक जगह में बी था। ध्यान से देखो, एक जगह में ए और एक जगह में बी था। हाँ, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए रखा ही नहीं है, ये सवाल में ए रखा ही नहीं है, तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ दिस टू। देखते हैं कैसे करेंगे ये दोनों क्वेश्चन। एक को करते हैं, दूसरा वाला जल्दी जल्दी हो जाएगा फिर। तो बोलता क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन दिस। ओके, ये फिर नया टाइप का चीजें आया कि यहाँ पे किसी x का पावर का बारे में बोल रहा है। इसका पहले तो हम कोई भी टर्म निकाल रहे थे, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, मिडिल टर्म, फिर निकाले क्या, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कैसे निकाले, tr+1 निकाले, फिर जो x का पावर मिला उसको हम 0 कर दिए। अब हम निकालेंगे x टू द पावर 7 वाला कहां पे है, फिर उसको निकालने का तरीका भी वही होगा, tr+1 निकालेंगे। tr+1 निकालने के बाद जो भी मिलेगा x का पावर उसको 7 कर देंगे, तो फिर हमारा r का वैल्यू निकल के आ जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन हमको क्या दिया है, ax² प्लस 1/bx टू द पावर 11। लेट मी फाइंड आउट tr+1 फॉर दिस वन। tr+1 is equal to 11cr ax² to the power 11 minus r into 1/bx to the power r। I don't think किसी को प्रॉब्लम है इस जगह पे। NCR a to the power n minus r b to the power a ही हम लिख रहे हैं। So that is making it what, 11cr a to the power 11 minus r x to the power 22 minus 2r into 1 by b to the power r x to the power r। So that makes it 11cr a to the power 11 minus r by b to the power r into x का पावर देखते हैं कितना आ रहा है, 22 minus 3r। ऑलराइट, ये हमको मिल गया, लेकिन हमको सवाल में क्या बोला है कि इसमें से x का पावर 7 कहां पे है, देखो तो मतलब x का जो भी पावर है उसको 7 के साथ इक्वेट कर देते हैं। Therefore 22 minus 3r is equal to 7 implies 15 is equal to 7, नहीं 15 is equal to 3r implies r is equal to 5। आई होप सारे को समझ में आ गया कि r का वैल्यू 5 अगर होगा तो उसमें क्या बोलते हैं, x का पावर जो है वो आ जाएगा 7 अगर r का वैल्यू 5 आएगा। चलो देखते हैं फिर कोएफिशिएंट क्या होगा। कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट वो होता है जो x को छोड़ देते हैं, x को छोड़ने के बाद बाकी जो बचता है दैट इज कोएफिशिएंट। सो कोएफिशिएंट क्या हो गया देखते हैं। कोएफिशिएंट इज इक्वल टू, कोएफिशिएंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11c 5 a to the power 11 minus 5 6 by b to the power 5। चलो सवाल में ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, इसका कोएफिशिएंट हम निकाल लिए। अब ऐसे ही ये दूसरा वाला पार्ट से x to the power -7 का कोएफिशिएंट निकालते हैं, दूसरा वाला पार्ट का यूज करते हैं और x to the power -7 का कोएफिशिएंट निकालते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं दूसरा वाला पार्ट। दिया क्या है, x to the power -7, नहीं एक्सपेंशन नहीं लिखता हूं मैं, ax minus 1/bx² to the power 11। सो यहां से हम tr+1 निकालें तो इट इज कमिंग अगेन 11cr into ax to the power 11 minus r into minus 1/bx² to the power r। जरा बता दो भाई, ये सब जो यहाँ पे लिखा हूं किसी को डाउट है क्या, ये वाला साइड? अब ये साइड में लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो NCR तो लिख दिया, फिर a का पावर
n माइनस r लिख दिया, b यहाँ पे माइनस है 1/bx² to the power r. So let me simplify it again. 11cr a to the power 11 minus r x का पावर 11 minus r into minus 1 to the power r by b to the power r into x to the power 2r. ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा -1 to the power r, पहले मैं इसको लिखता हूँ, into 11cr, फिर a और b का पावर लिखते हैं, a का पावर 11 minus r है, by b का पावर r है. अब हम x का पावर देखते हैं कितना आ रहा है. x का पावर यहाँ पे 11 है, 11 minus r है, यहाँ से -2r चले जाएगा, तो 11 minus 3r. वहां पे भी वही आया था क्या? नहीं, वहां पे क्या आया था? 22 minus 3r आया था. एनीवे, तो इतना मिल गया. हमको बोला है क्या इस एक्सपेंशन में x to the power -7 देखो, तो हम क्या करेंगे, अभी इक्वेट कर देंगे इसको -7 के साथ. therefore according to the question भी लिख सकता हूं therefore के जगह में, according to the question 11 minus 3r is equal to -7. सो इसमें से हमको 3r का वैल्यू मिल गया 18 और r का वैल्यू मिल गया 6. आई होप सारे को समझ में आ गया कि r का वैल्यू यहाँ पे 6 आ रहा है. यहाँ पे मैं भी यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन का हिसाब से इसका वैल्यू 7 है, इसका वैल्यू 6. सो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? सो कोफिशिएंट इज इक्वल टू, सो कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखते हैं. यहां पे डाल देते हैं -1 का पावर 6 मतलब 1, 11c6, ठीक है, a to the power 5 by b to the power 6, और x का पावर तो -7 आएगा ही, बट दैट इज नॉट द कोफिशिएंट. कोफिशिएंट बोलने से x का पावर छोड़ने के बाद बाकी जो बचता है दैट इज कोफिशिएंट. तो हम क्या कर चुके हैं अभी तक, इसमें x to the power 7 का कोफिशिएंट निकाल चुके हैं और इसमें x to the power -7 का कोफिशिएंट भी निकाल चुके हैं. ये दो चीज हमारा निकल गया है. हमको बोला है कि क्या रिलेशन सेटिस्फाई करता है अगर ये दोनों इक्वल है, तो बोला है कि ये दोनों इक्वल है. अगर इक्वल है तो फिर क्या रिलेशन उसमें सेटिस्फाई करता है, देखो. तो दोनों को इक्वेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिलेशन सेटिस्फाई करेगा. लिख सकते हैं therefore therefore 11c5 a to the power 6 by b to the power 5 is equal to 11c6 a to the power 5 by b to the power 6. क्या मैं सही लिखा? हाँ, ठीक है. अब याद करो, हम लोग कॉम्बिनेशन जब पढ़ रहे थे उसमें ये पॉइंट बताया था मैं कि NCR का वैल्यू NC(n-r) का वैल्यू, अच्छा ठीक है, चलो छोड़ देते हैं, ये क्यों और बेकार में इसको याद दिलाएंगे, सीधा इसको कर ही देता हूं ना. तो इसको लिख देता हूं 11 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल into 6 फैक्टोरियल into a to the power 6 by b to the power 5 is equal to 11 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल into a to the power 5 by a to the power 6. All can see कि ये वैल्यू सेम है, तो ये दोनों कैंसिल. अब सारे को एक साइड लेके आ जाता हूं, a to the power 6 by b to the power 5 into a to the power, कुछ गड़बड़ है क्या? AB यहाँ पे भी AB है, कहीं पे AB और BA का मैं चेंज कर. हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में नीचे B होगा. नेक्स्ट स्लाइड में नीचे B होगा. कहाँ पे नीचे B होगा? अच्छा, ये b to the power होगा, ठीक है. ये b to the power 6 है, ठीक है. तो आगे पीछे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये b to the power 6 by a to the power 5 is equal to 1.
तो कैंसिल हो गया, AB इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर हो गया। क्लियर? तो AB इज इक्वल टू 1 कहां पे है? यहां पे, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर ना? सारे को समझ में आ गया? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 2005 का क्वेश्चन था। 2011 का क्वेश्चन में ये A नहीं है, A नहीं है तो ये राइट हैंड साइड का A सबको हम गायब कर लेते हैं। राइट हैंड साइड का A सबको हम गायब कर सकते हैं। x स्क्वायर, बाकी सब सेम है ना, x स्क्वायर 1 by bx, x स्क्वायर प्लस 1 by bx, x स्क्वायर प्लस 1 by bx, ax माइनस दिस वन सेम है। तो फिर हमको बोला है कि b का वैल्यू कितना है बताओ। इसका मतलब हमारा यहाँ पे जो ये चीज आया था a इसमें नहीं रहेगा, दैट्स ऑल, और कुछ चेंज नहीं। ऑलराइट, अभी इसमें क्या आएगा, 11c 6 a रहेगा नहीं, 1 by b to the power 5 is equal to 11c 5 1 by b to the power 6। तो ये दोनों तो सेम है, कट गया, तो b to the power 6 by b to the power 5 is equal to 1 हो गया, तो b का वैल्यू आ जाएगा 1। तो 1 हमारा आंसर है क्वेश्चन के लिए। क्लियर? यस सर। ऑलराइट, तो वो जो क्वेश्चन हम इसका पहला वाला क्वेश्चन किए ना, दैट वन इज अ क्वेश्चन जो कि हम हर क्लास में कराते हैं, मतलब हर साल कराते हैं। हमारा लास्ट ईयर में वीडियो में यू कैन सी दैट क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड दैट वन। तो आराम से ये क्वेश्चन जो 2021 में भी जेईई में था वो उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस साल भी जो पढ़ा रहे सारे क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट, समझ के प्रैक्टिस करना जेईई के लिए भी। तो यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, मतलब ये क्लास नोट से भी क्वेश्चन हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब ये सवाल में आ जाते हैं। ये सवाल हमको क्या बोला है देखते हैं। बोला है क्या, इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस वन इज √6:1, देन n कितना है। तो बोला है कि फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 1 बाय फोर्थ रूट ऑफ 3 का पावर n दिया है। एक काम करते हैं ना, थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, ये 2 to the power 1/4, 2 to the power 1/4 हो गया यहाँ पे, प्लस 1/3 to the power 1/4 हो गया, to the power n। एक काम करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 to the power 1/4 प्लस 3 to the power -1/4 to the power n। ओके, यहां तक हम करते हैं। अब हमको पता चल गया कि a का वैल्यू 2 to the power 1/4 है और b का वैल्यू 3 to the power -1/4 है। So let us find out T5 from the beginning. From the beginning T5 is equal to NC4। मेरे को लगता है सबको ही समझ में आ रहा है कि NC4 होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, A मतलब 2 to the power 1/4 to the power n-4 into B मतलब 3 to the power -1/4 to the power 4। ये बन गया फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, हमारा ये वैल्यू आ गया। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा क्या, NC4 into 2 to the power n-4 by 4 into 3 to the power -1। ये हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम द एंड T5 निकालेंगे। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ कितना, उसका ऑफ क्या दिया है, 2 to the power 1/4 plus 3 to the power -1/4 to the power n is equivalent to
इक्विवेलेंट टू फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ। याद होगा सभी को, मैं बोला था कि लास्ट में से pth टर्म और शुरू में से pth टर्म सेम हो जाएगा अगर हमारा इसको पलट दिया जाए। मतलब 3 to the power minus 1/4 को फर्स्ट लाएंगे और 2 to the power 1/4 को बाद में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 to the power minus 1/4 प्लस 2 to the power 1/4 to the power n। सो ये हम क्या किए, इसको पलट दिए। तो पलट दिए तो ये हो गया इसका फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग जो भी होगा वही बोला इसका फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड होगा। तो फिर से हम T5 निकालते हैं। Therefore T5 is equal to क्या होगा देखते हैं, NC4 फिर एक जगह में लिखा है 3 to the power T5 is equal to लिखते हैं T5 is equal to NC4 एक जगह में कितना है 3 to the power minus 1/4 to the power n minus 4 into 2 to the power 1/4 to the power कितना है 4। So that will make it what, ये दोनों को इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा n minus NC4 रहेगा, 3 का पावर कितना हो जाएगा अभी माइनस है तो ये 4 minus n/4 हो जाएगा, 4 minus n/4 into 2 to the power 1। अब हम निकाल दिए हैं कि इसका फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। बिगिनिंग वाला ये है और एंड वाला ये है। फ्रॉम द बिगिनिंग योर फिफ्थ टर्म इज दिस वन और फ्रॉम द एंड द फिफ्थ टर्म इज दिस वन। सवाल बोला है कि ये दोनों सेम है, सवाल बोला है कि ये दोनों सेम है, तो फिर n का वैल्यू बताओ कितना है। नहीं सेम नहीं है, सवाल बोला है कि ये दोनों का रेशियो √6:1 है, तो फिर n का वैल्यू बताओ। तो दोनों को डिवाइड करते हैं, therefore या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस वन NC4 into 2 to the power n minus 4/4 into 3 to the power minus 1 divided by नीचे NC4 into 3 to the power 4 minus n/4 into 2 is equal to √6/1। ये हमको दिया है, अब इसको सॉल्व करना है और n का वैल्यू निकालना है। तो NC4 को NC4 के साथ उड़ा देते हैं। अब एक काम करते हैं, ये 2 को भी ऊपर लेते हैं, ये 3 को भी ऊपर लेते हैं और देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, ये 2 को भी ऊपर लेते हैं, ये 3 को भी ऊपर लेते हैं, तो क्या बनता है देखते हैं। सो अगर ये 2 को ऊपर लूंगा तो क्या होगा n-4/4 minus 1। This implies 2 to the power n minus 4/4 minus 1 into 3 to the power minus 1 है, फिर माइनस क्या आ जाएगा यहां से 4 minus n/4, 4 minus n/4 इतना आ गया इज इक्वल टू दिया है √6। This implies 2 to the power n minus 4 minus 4/4 into 3 to the power minus 4 plus n/4 is equal to 6 to the power half। So ये दिखाई दे रहा है हमको कि n minus 8/4 यहाँ पे भी आ रहा है और 3 to the power n minus 8/4 यहाँ पे भी आ रहा है, is equal to 6 to the power half। ओके, अब बताओ अगर a to the power b into c to the power b है तो ये क्या हो जाना चाहिए, पावर दोनों का सेम है
इसका भी पावर सेम है, तो a टू द पावर c और b टू c टू द पावर b क्या होगा, पावर सेम है, तो बेस का बारे में क्या होगा, AC to the power B. हाँ ac टू द पावर b, यहाँ पे भी वही हो जाएगा, 2 into 3 हो जाएगा हमारा 6 टू द पावर n minus 8/4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारा आ गया 6 टू द पावर हाफ, therefore n minus 8/4 का वैल्यू हो गया हाफ, या फिर n minus 8 इज इक्वल टू हो गया 2, n इज इक्वल टू आ गया हमारा 10। गॉट इट ऑल ऑफ यू? सो n का वैल्यू हमारा 10 हो गया एक क्वेश्चन के लिए। समझ में आ गया सबको? Yes sir. राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन तो वही जनरल टर्म यूज करके ही हमको करना है, लेकिन इसमें थोड़ा हमको थोड़ा हल्का सा नया टाइप का दिखाई देगा। यहाँ पे एपीजीपी का भी थोड़ा यहाँ पे यूज होगा। पावर कम है तो चलेगा, पावर ज्यादा होता तो और थोड़ा मुश्किल होता, मुश्किल तो नहीं बोलेगा मैं, थोड़ा कैलकुलेशन और थोड़ा होता हल्का सा। तो क्या बोला है कि if n is the number of irrational terms of this one, इसका नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स बोला है, then n minus 1 is divisible by क्या होगा, देखते हैं। चलो TR+1 पहले निकालते हैं, फिर मैं थोड़ा समझाने का कोशिश करूंगा कि यहाँ पे सवाल में क्या बोला है। TR+1 is equal to, all can see ना, हम TR+1 कितना सारे क्वेश्चन में निकाल रहे हैं, 60 CR. So how important this one? Please understand that. 4 to the power 1/4 to the power n minus r into 5 to the power 1/8 to the power r. So that is making it 60 CR 4 to the power n minus r by 4 into 5 to the power r by 8। अब हम समझने का कोशिश करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे बोला है कि if n is the number of irrational terms, तो हम irrational term किसको बोलते हैं? अगर हमारे पास यहाँ पे 4 का पावर दिया है और 5 का पावर दिया है ना, यहाँ पे 4 का पावर आ रहा है, 5 का पावर आएगा और 60 CR आएगा। मैं जब कॉम्बिनेशन पढ़ाया था उस समय बताया था कि 60 CR या फिर NCR is always a natural number, so nothing to worry about this one। और अगर नेचुरल नंबर नहीं होता भी हमको कोई दिक्कत नहीं था, हमको रेशनल इरेशनल का बारे में पूछ रहा है। तो रेशनल इरेशनल हम किसको बोलते हैं? जब 4 का पावर रेशनल आ जाएगा तो हम उसको बोलते हैं इरेशनल टर्म। 4 का पावर रेशनल आ जाएगा तो हम उसको बोलते हैं इरेशनल टर्म। रेशनल बोलने से क्या होता है, अगर रूट ओवर निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जैसे 4 to the power 1/3। ओके, अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ पे 4 दिया है ना, ऑलराइट, एक मिनट, 4 दिया है तो हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 को 2 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, 4 को 2 का स्क्वायर कर देते हैं, नहीं तो अगर 4 to the power में इरेशनल समझाने का कोशिश कर रहा था तो वहां पे थोड़ा मुश्किल आया। 4 to the power r अगर करेंगे, मैं अगर बोलूंगा कि इसमें r का वैल्यू क्या बोलते हैं बताओ, रेशनल ले लिया तो फिर ये इरेशनल आ जाएगा, लेकिन बाद में देखा कि अगर 4 r का वैल्यू हाफ ले रहा हूं तो यह हो गया क्या, रेशनल। 4 का रूट ओवर 2 आ गया। तो मैं यहाँ पे जो 4 लिखा है ना, ये 4 चालाकी से ये क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पे 4 जो है ना वो एक क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर है ना, एक प्राइम नंबर होना चाहिए, या फिर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, उस टाइप का चीजें नहीं होना चाहिए। कंपोजिट होने से भी चलेगा, बट इट शुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट 4th पावर वाला नंबर, ऐसा नहीं आना चाहिए। मतलब 8 भी नहीं होना चाहिए। हो गया, 6 होने से चलेगा, 6 होने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 6 का कोई भी रेशनल पावर लोगे तो वो इरेशनल हो जाएगा। लेकिन अगर 8 लोगे तो 8 का पावर 1/3 करोगे तो 2 हो जाएगा।
तो इट शुड नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट फोर्थ पावर वाला टर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सवाल में वो दे दिया है, तो थोड़ा हमको इसमें और काम करना पड़ेगा। 4 टू द पावर 1/4 को हम लिखेंगे कुछ ऐसा, इज इक्वल टू 60 CR। 4 टू द पावर 1/4 को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर टू द पावर 1/4, दैट मेक्स इट 2 टू द पावर हाफ। तो इसको मैं 2 टू द पावर हाफ लिख सकता हूं, 2 टू द पावर हाफ टू द पावर n माइनस। अच्छा, n का जगह में 60 दिया है ना, n का जगह में 60 दिया है, तो n का जगह में भी हम 60 लिख लेंगे, टू द पावर 60 माइनस r इनटू 5 टू द पावर r/8। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 के जगह में 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 माइनस r हो गया। ठीक है, अब सुनो मेरे बात। अब यहाँ पे 2 आ गया, जो ना परफेक्ट स्क्वायर है ना परफेक्ट क्यूब है, कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे 5 आ गया, वो भी किसी का भी स्क्वायर क्यूब नहीं है। तो इन दिस केस अगर मैं 2 लेता हूं, 2 का पावर अगर हमारा रेशनल नंबर आ गया, 2 का पावर रेशनल नंबर आ गया, इट मींस कि ये वाला चीज जो है ना इरेशनल हो जाएगा। जैसे 2 का पावर 1/3 है, 2 का पावर, अच्छा 2 का पावर अगर 1/3 है, 2 का पावर अगर 1/2 है, तो ये सारी चीज जो है ना ये हमारा क्या होता है, इरेशनल टर्म हो जाता है। 2 टू द पावर हाफ इरेशनल, 2 टू द पावर 1/3 इरेशनल। मतलब ऐसे टाइप का चीजें जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, गॉट इट? ऐसे टाइप का चीज यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इन दैट केस क्या होगा, हमको r का वैल्यू सोच समझ के लेना पड़ेगा। r हमको पता है कि 0 से लेकर 60 तक आता है। So what value of r I will take? What value of r I will take so that this will give me natural number? ये भी नेचुरल देगा और ये भी नेचुरल नंबर देगा। तो वो सब r का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या ले सकता हूं मैं? It should be a multiple of 8. 2 और 8 का एलसीएम ले लोगे, 8 हो गया। It should be a multiple of 8. 8 का मल्टीपल बोलने से क्या क्या नंबर आएगा? 0, 8 है ना, क्या आएगा? 0 आएगा, r is equal to 0, 8, 16, 24, 32 है ना। उसके बाद क्या होगा? 40, 48, 56, बस इतना ही नंबर अगर मैं r का लूंगा तो ये रेशनल आ जाएगा। If r will be taken these numbers, then it is going to be rational number. देखो r 0 डालने से ये आ गया हमारा 0, और ये आ जाएगा हमारा 60/2 30 रेशनल हो जाएगा। 8 डालने से ये 1 आ जाएगा, ये तो आ ही जाएगा। यहाँ पे इवन जब तक डालोगे तब तक तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। मतलब फॉर दिस वैल्यूज ऑफ r, दिस इज रेशनल नंबर। तो बाकी r का जो वैल्यू रह गया वो इरेशनल हो जाएगा, है ना। लिख सकते हैं द टर्म विल बी rational if r is equal to these things. Therefore, number of rational terms is equal to कितना हो रहा है देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो रेशनल टर्म है। नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इज 8. सो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितना होगा? कोई मेरे को बताएगा इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा? पावर 60 है तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी व्हाट? a plus b to the power 60 है तो हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर? एक्सपांड करोगे 61 टर्म्स। आउट ऑफ 61 टर्म्स 8 टर्म्स रेशनल है तो बाकी ऑब्वियसली रेशनल हो जाएगा। 61 minus 8 is equal to 53. तो ये हमारा n का वैल्यू आ गया, तो n का वैल्यू आ गया 53. If n is the number of irrational terms 53, तो n minus 1 कितना हो जाएगा?
n minus 1 is equal to 53 minus 1 is equal to 52. 52 is divisible by 26. Got it all of you? Yes, sir. अब सुनो, ये क्वेश्चन में अगर मेरे को पावर दे देता 600, तो उस समय हम काउंट नहीं कर पाते। समझ रहे हो मेरे बात? उस समय हम काउंट कर नहीं पाएंगे कि कौन कौन सा कितना नंबर है। यहाँ पे तो पावर 60 दिया तो काफी कम है। अगर पावर बहुत ज्यादा दे दिया है तो काउंट नहीं कर पाएंगे। तो उस समय हम क्या करेंगे जानते हो ना, 0 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, फिर ऐसे करते करते जाएंगे। लास्ट वो कौन सा नंबर है जो कि 8 से डिवाइड होता है? 600 क्या 8 से डिवाइड होता है? ये 600 इज डिविजिबल बाय 8। अगर पावर 600 होता तो 600 बाय 8 कितना होता है? 4 में डिवाइड कर दोगे तो 300, 600 150 बाय 2 होता है, उसको 4 में उसमें डिवाइड करो 75 डिवाइड हो जाता है। तो हमारा लास्ट वाला जो है वो 600 हो जाएगा। अब बोलोगे सर काउंट कैसे करेंगे? काउंट करेंगे कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, तो उसके लिए हम लोग एपी का फॉर्मूला का यूज करेंगे। यू कैन सी दीज आर इन एपी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एपी में जा रहा है। तो हम यूज करेंगे क्या? 600 इज इक्वल टू 0 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 76। अगर वो पावर बहुत ज्यादा होता तो। फिलहाल क्वेश्चन में पावर 60 दिया है, छोटा पावर है, तो हम सीधा लिख भी सकते हैं, सारे काउंट कर सकते हैं। अगर ज्यादा देता तो हम लोग डॉट डॉट करके 2-3 तो लिखते हैं, फिर लास्ट वाला कौन सा नंबर है जो कि डिविजिबल है वो निकालते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। गॉट इट ऑल ऑफ यू? अगला सवाल चलो देखते हैं। ये भी हमारा 2021 का ही सवाल है। इसमें बोला क्या है कि जितना सारे रेशनल टर्म्स है उस सबको सम करो। द सम ऑफ ऑल दोज टर्म्स व्हिच आर रेशनल निकालो। चलो जल्दी से इसको निकालते हैं। इसका पिछला क्वेश्चन में सारे चीज समझा दिया, इसको हम जल्दी से कर सकते हैं। tr plus 1 is equal to 12cr, यहाँ पे दिया है 2 to the power 1 by 3 to the power 12 minus r into 3 to the power 1 by 4 to the power r. So it makes it what? 12cr 2 to the power 12 minus r by 3 into 3 to the power r by 4। सिमिलर क्वेश्चन एवरी ईयर कराया जाता है। लास्ट ईयर का वीडियो देख लेना, एक ऐसा क्वेश्चन हम कराए थे सिमिलर, खाली हल्का सा यहाँ पे पावर में 10 था शायद, है ना, यहाँ पे 2 और 5 था, ऐसे पूछना। ठीक है, तो दिस वन अब हमको बोला है कि नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। तो हम देखते हैं कि 3 और 4 का एलसीएम हमारा 12 आता है। 3 और 4 का एलसीएम 12 आता है, तो 12 0 से लेकर r का वैल्यू हम सबको पता है कि r का वैल्यू 0 से लेकर 12 आता है। 0 1 2 ऐसे करके 12 आता है। तो हम लिख सकते हैं therefore the term will be rational, term will be rational if r is equal to, हम क्या देखते हैं, किसका मल्टीपल देखते हैं? ये जो डिनोमिनेटर है 3 और ये 4, यहाँ पे हम देख रहे थे डिनोमिनेटर था हमारा 2 और 8, 2 और 8 का एलसीएम देख रहे थे कितना है, उसका मल्टीपल हम खोज रहे थे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 3 है और 4 है, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, 12 का मल्टीपल अगर मैं 0 से लेकर 12 का बात करूं तो इट इज ओनली 0 एंड 12। मतलब r का वैल्यू अगर 0 होगा तो टर्म रेशनल होगा, r का वैल्यू अगर 12 होगा तो टर्म रेशनल होगा। अगर मेरा सवाल इस क्वेश्चन में है कि नंबर ऑफ इरेशनल टर्म कितना है, तो व्हाट विल बी द आंसर? तो बोलोगे सर 12 पावर है, मतलब 13 टर्म्स आर देयर इन टोटल, 2 ठो रेशनल है, तो नंबर ऑफ इरेशनल विल बी 11 ऑफ कोर्स। टोटल 13 है, 2 ठो रेशनल है उसमें, बाकी जो बच गया वो इरेशनल हो जाएगा। तो हमारा ये दोनों रेशनल हो गया। Therefore sum of rational terms, sum of rational terms, रेशनल टर्म्स का सम देखते हैं कितना होता है। r0 डालते हैं, 12c0 इनटू कितना हो जाएगा, 2 का पावर 12 by 3, 2 to the power 4 इनटू 3 का पावर 0 प्लस 12 डालते हैं r,
तो इट विल बी 12 से 12 2 टू द पावर 12 माइनस 12 0 हो गया, 2 टू द पावर 0 और 3 टू द पावर 3। सबको पता है कि NC0 का वैल्यू और NCN का वैल्यू 1 होता है। ये हम कॉम्बिनेशन में पढ़ाते समय ये रिजल्ट बोले थे कि याद रख लेना है। तो it is 1, that is also 1. So what we are getting now? This is 1, this is 1. So it is 16 and there it will be what? 27. 16 plus 27 हो गया हमारा कितना? 43. तो इसका आंसर हमारा कितना? 43 है। क्लियर ना? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a minus b to the power n, जहां पे n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बोला है, हमको बोला है कि द सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म इज 0, देन a by b कितना है? सवाल में बोला है कि फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म का जो सम है वो 0 है, तो फिर a by b का वैल्यू बताओ। t5 plus t6 is equal to 0. This is given. तो बोला है कि a और b का वैल्यू बताओ, नहीं a by b का वैल्यू बताओ। सो t5 निकालते हैं। t5 कैसे निकलेगा? NC4, आई होप सबको समझ में आ रहा है। NC4 आएगा इनटू a to the power n minus 4 इनटू माइनस b to the power 4। NCR a to the power n minus r plus b to the power into b to the power r plus NC5, क्योंकि जब T6 निकाला जाएगा तो R का वैल्यू 5 आएगा, तो इट इज NC5 a to the power n minus 5 into minus b to the power 5 is equal to 0. Okay, this much what we get. अब ये NC4 का वैल्यू रहने देते हैं इसको ऐसे, a to the power n minus 4 b to the power 4। सर माइनस कहां गया? माइनस कहां गया? पावर इवन है ना, अगर किसी भी माइनस का पावर इवन होता है तो उसको प्लस कर देता है। फिर यहां पे देखो माइनस का पावर ऑड है तो उसको माइनस ही रखेगा। माइनस NC5 a to the power n minus 5 b to the power 5 is equal to 0। अच्छा, ये अच्छी बात हो गया कि बीच में माइनस आ गया। अगर बीच में माइनस आ गया तो ये माइनस को उस तरफ ले सकते हैं, तो हमको मिलेगा NC4 a to the power n minus 4 b to the power 4 is equal to NC5 a to the power n minus 5 b to the power 5। हमको a by b पूछा है, तो a b को एक तरफ लाते हैं, बाकी को दूसरा तरफ ले लेते हैं। That is giving you a to the power n minus 4 b to the power 4 by a to the power n minus 5 b to the power 5 is equal to NC5 by NC4। अब ये हमारा एक फॉर्मूला में आ चुका है, जरा मैं याद दिला देता हूं। NCR by NCR minus 1 is n minus r plus 1 by r। ये हमारा वो फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे फॉर द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए उस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। व्हाट अबाउट लेफ्ट हैंड साइड? n-4 बड़ा है, n-5 छोटा है, और ये इससे एक तो कम है, तो a स्क्वायर बाय a करने से क्या होगा? खाली ये बचेगा। b टू द पावर 4 और b टू द पावर 5, तो इनको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे b बचेगा, तो इट इज b, इट इज a बाय b डायरेक्ट निकल ही गया। राइट हैंड साइड उस फॉर्मूला में डाल देंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो है निकल के आ जाएगा। सो a बाय b इज इक्वल टू n माइनस r। r का वैल्यू क्या है? 5 है। n माइनस 5 प्लस 1 बाय 5 मेक्स इट n माइनस 4 बाय 5। जरा बता दो समझ में आया कि नहीं? यस सर। बाकी सबको समझ में आया? यस सर।
ओके, नाउ नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो क्या बोला है। ये हल्का सा एक नया टाइप का हमको मिलेगा, मतलब क्वेश्चन नया, करने का तरीका वही है, हल्का सा नया है। क्या है? सो दैट दिस डज नॉट कंटेन एनी टर्म इन्वॉल्विंग x टू द पावर -1। इसका मतलब नहीं, ये हम पहले कर चुके हैं, नहीं किए नहीं, पहले कर चुके हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं जब r का वैल्यू निकालूंगा तो वो नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, दैट्स ऑल। जब r का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा तो हम बोल देंगे कि ये इसमें ऐसा टर्म नहीं है। तो मैं इसमें tr+1 निकालता हूं। tr+1 इज इक्वल टू NCR a to the power n minus r into b to the power r। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12CR x to the power, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, 24 minus 2r into 1 by x to the power r। सारे x को इकट्ठे कर लेते हैं तो यहां पे x है, यहां पे भी x है, लेकिन नीचे से जब ऊपर जाता है माइनस होके चले जाता है, तो इट इज गिविंग यू 24 minus 3r। तो मैं सवाल जो स्टार्ट किया था वो क्या था कि ये बोला लेट tr+1 contains x to the power -1। लिख लेता हूं बोला चीज, लेट tr+1 contains x to the power -1। सो मैं tr+1 तो लिख चुका हूं, तो यहां पे जो भी मिलेगा x का पावर उसको -1 के साथ इक्वेट कर देना है। Therefore 24 minus 3r is equal to -1। 25 is equal to 3r हो गया, तो r का वैल्यू आ गया 25/3, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, r का वैल्यू नेचुरल नंबर हुआ नहीं, होल नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है एक्चुअली में, तो नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब नो टर्म। तो इसमें से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे, सो देयरफॉर there is no term contains, there is no term which contains x to the power -1। मतलब ये एक्सपेंशन में हमारे पास टोटल 13 टर्म आएगा, अब वो 13 टर्म में से कोई भी एक टर्म नहीं होगा जिसमें x का पावर -1 होगा। तो क्वेश्चन में वही पूछा है एक्चुअली। क्वेश्चन में कभी-कभी पूछ सकता है कि x टू द पावर 5 का बताओ क्या है, तो जो भी आएगा उसको x टू द पावर 5 कर लेना, मतलब उसको 5 कर लेना। r का वैल्यू अगर नेचुरल नंबर निकलता है फाइन, नहीं निकलता है बोल देना कि वो टर्म उसमें नहीं है। गॉट इट ऑल ऑफ यू? समझ में आया? चलो अब दो क्वेश्चन और करेंगे जिसके लिए कि हमको इस एक्सपेंशन का जरूरत पड़ेगा, नॉट ए न्यू एक्सपेंशन, सेम एक्सपेंशन है, खाली ये थोड़ा और सिंपल हो गया है। उसमें a और b था, उस एक्सपेंशन में a और b था, यहां पे क्या है 1 और x है, तो ये और आसान कर देता है, बल्कि चीजें को और आसान कर देता है, डिफिकल्ट नहीं बनाता है, और बहुत आसान कर देता है। कैसे? हम सबको पता है कि बाइनोमियल का जो एक्सपेंशन होता है इट इज कमिंग NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, ये सब तो आता ही है। तो NC0 के साथ हम वहां पे लिखते थे a टू द पावर n, अब यहाँ पे a के जगह में 1 है, तो क्यों a टू द पावर n लिखे? वो तो 1 ही है। फिर लिखते थे a टू द पावर n-1 into b, a फिर से 1, b का वैल्यू x है, तो हमारे चीज आसान हो गया। देखो कितना आसान हो गया, NC0 फिर NC1 into x, अच्छा यहाँ पे जितना है ना x का पावर उतना ही चलेगा, NC2x², NC3x3, NCR x to the power n, NCn x to the power n, खत्म। मतलब जब 1 plus x हो जाता है a plus b के बजाय, अगर 1 plus x हो जाता है तो चीजें और आसान हो जाता है हमारे लिए। और उसमें अगर मैं x to the power r का कोफिशिएंट पूछूं
अगर मैं x टू द पावर r का कोफिशिएंट पूछूं उसमें तो क्या आता है NCR। बहुत ही आसान है ये चीज जो है ना, बहुत ही आसान है, नॉट ए डिफिकल्ट वन। x टू द पावर r हो गया हमारा आंसर। ओह सॉरी, NCR हो गया हमारा आंसर, NCR। ओके, ऐसे ही जैसे 1 प्लस एक्स के लिखे 1 माइनस अगर x लिखेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस ऐसे चलेगा। और यहां पे अगर मैं x टू द पावर r का कोफिशिएंट पूछूं तो हम क्या लिखेंगे, -1 टू द पावर r इनटू NCR। दैट्स ऑल, इतना ही हमको जानना है यहां पे। बिकॉज नया कॉन्सेप्ट बोलने से क्या होता है, a और b का जगह में 1 और x आ चुका है तो हमारा एक्सपांशन और इजी हो चुका है। NC0, NC1x, NC2x2, NC3x3। और अगर मेरे को कोई बोल दिया भाई x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट बोलो कितना, बोल दूंगा NC5। x टू द पावर 8 का कोफिशिएंट पूछा NC8। तो x का जो पावर होगा NC that much will be your answer। So it is so simple now। अब इसका ऊपर यूज करके हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का ऊपर आते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन, हमको क्या बोला है क्वेश्चन, बोला है कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन दिस वन। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 1 प्लस क्या दिया है, 1 प्लस x टू द पावर 20। ओके, 1 प्लस x टू द पावर 21 प्लस 1 प्लस x टू द पावर 22 प्लस ऐसे करके गया है 1 प्लस x टू द पावर 30। अब बोला है कि इसमें x टू द पावर कितना 5 का कोफिशिएंट निकालें। तो काफी सारे चीज निकालना पड़ेगा, ध्यान दे के देखो। इसमें भी x टू द पावर 5 आएगा, इसमें भी x टू द पावर 5 आएगा, फिर 23 में भी आएगा, 24 पावर में भी आएगा, 25 पावर में भी आएगा, और कितने सारे चीज यहाँ पे सारे में x टू द पावर 5 आएगा। So it's not so easy to find this way, the way it is given in this way हम इसको निकाल नहीं सकते, not a very simple thing। तो कैसे निकालें, तो इसमें हम लोग जीपी का इस्तेमाल करेंगे। जीपी का अगर इस्तेमाल करोगे तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी का फॉर्मूला होता है a प्लस AR स्क्वायर। ऐसे करते करते अगर जाओगे प्लस AR टू द पावर n, that will be what, AR to the power n minus 1 will be what, a into 1 minus r to the power n by 1 minus r। अगर r का वैल्यू लेस देन 1 है, और a into r to the power n minus 1 by r minus 1, और अगर r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो यहां पे देखते हैं ये सवाल कैसे करेंगे। ये सवाल में जो पहले लिखा है उसको a ही मानेंगे, दिस इज a, फिर ये AR होगा, फिर ये AR स्क्वायर होगा, ऐसे चलेगा। तो कोई मेरे को बताओ कि यहां पे R कैसे निकलेगा। फिर R ऑब्वियस बात है कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड बाय फर्स्ट, दैट इज गिविंग मी R वैल्यू। सो इन दिस केस आल्सो R वैल्यू निकालने के लिए सेकेंड बाय फर्स्ट करेंगे। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस x टू द पावर 22 बाय 1 प्लस x टू द पावर 21, दैट मेक्स इट आई थिंक 1 प्लस x। अच्छा, R का वैल्यू आ गया 1 प्लस x। एंड व्हाट इज A वैल्यू, A वैल्यू जो फर्स्ट में है उसी को तो A बोलते हैं। फर्स्ट में 1 प्लस x टू द पावर 21 है, तो A इज 1 प्लस x टू द पावर 21। And what is R? R is 1 plus x। So इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि R ग्रेटर देन 1 दिखाई दे रहा है, 1 प्लस समथिंग ग्रेटर देन 1। x एज्यूम करना पड़ेगा ग्रेटर देन 0 है, x पॉजिटिव एज्यूम करना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया है, फिर भी x एज्यूम कर लेते हैं ग्रेटर देन 1 है।
मतलब पॉजिटिव है, तो इट इज ग्रेटर देन 1, सो विल यूज दिस फॉर्मूला। ओके, चलो यूज करेंगे तो क्या, अच्छा एक चीज और यहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या n काउंट करना पड़ेगा। n कितना है, n इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्म्स। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, लेट अस काउंट। 21 से 30 कितना टू टर्म होता है, 21 टू 30 काउंट कर लेना कितना टू टर्म होता है, 10 तो है, 10 है ना, तो n का जगह में 10 लगा देंगे। सो व्हाट आई विल गेट नाउ इज इक्वल टू a हो गया 1 प्लस x टू द पावर 21 इनटू r टू द पावर n 1 प्लस x टू द पावर 10 माइनस 1 by 1 plus x minus 1. So that makes it 1 plus x to the power 21 into 1 plus x to the power 10 to the power 10 minus 1 by x. अगर मैं ये 1 plus x to the power 21 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को मिलेगा 1 plus x to the power 31 by x minus 1 plus x to the power 21 by x. I hope सारे को ये वाला पार्ट समझ में आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। Therefore, coefficient of x to the power 5 is equal to x to the power 5 का कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्या होगा। देखो मैं थोड़ा देर पहले बताया था कि अगर मेरे को x to the power r का कोफिशिएंट चाहिए तो NCR ही लिख दूंगा। तो अगर मेरे को x to the power 5 का कोफिशिएंट चाहिए तो क्या लिखूंगा इसमें, 1 plus x to the power 31 है, तो अगर मेरे को x to the power 5 का कोफिशिएंट चाहिए तो क्या लिखूंगा, 1 plus x to the power n में अगर कोई मेरे को x to the power r का कोफिशिएंट पूछता है तो मैं बोलूंगा NCR है। अभी अगर मेरे पास 1 plus x to the power 31 है, मैं पूछता हूं x to the power 5 का कोफिशिएंट कितना है, so what will be the answer, 31C5. हाँ 31C5, this is your answer। बट इस क्वेश्चन में 31C5 नहीं होगा, क्यों जानते हो, क्योंकि मैं जब सोचूंगा x to the power 5 उसमें फिर x डिवाइड हो जाएगा। मैं इधर x to the power 5 सोच रहा हूं लेकिन by x होने से वो x to the power 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्योंकि by x ऑलरेडी है तो मेरे को x to the power 6 का कोफिशिएंट देखना पड़ेगा। समझ में आया मेरे बात, यहां पे ऑलरेडी by x है ना, जैसे मान लेते हैं 31C5 x to the power 5 आया, वो वाला टर्म आया 31C5 x to the power 5, लेकिन नीचे में by x भी तो है क्योंकि x डिवाइड हो गया है, तो ये इसको काट देगा, x to the power 4 बना देगा। मेरे को x to the power 5 का कोफिशिएंट चाहिए था इसमें, किसमें, इसमें, ना कि इसमें x to the power 5 नहीं चाहिए मेरे को इसमें x to the power 5 नहीं चाहिए, ये पूरा में x to the power 5 चाहिए, क्योंकि मेरे को पूरा में x to the power 5 चाहिए तो इसमें x to the power 6 ही चाहिए। अगर मैं इसमें x to the power 6 खोजूंगा तो फिर x to the power 6 के साथ x कैंसिल होने के बाद x to the power 5 बचेगा। इट मींस आई एक्चुअली मेरे को यहाँ पे x to the power 6 का चाहिए, यहाँ पे भी x to the power 6 का चाहिए। एंड आई थिंक सबको पता चल गया कि ये 31C6 होगा माइनस 21C6 होगा। गॉट इट ऑल ऑफ यू, बताओ जल्दी से। देखो हमको ये इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन का हिसाब से देता है ना तो उसको घुमा के भी दे सकता था। क्या लिख देगा जानते हो, 31C25 लिख देगा, क्योंकि 31C25 का वैल्यू और 31C6 का वैल्यू दोनों सेम होता है। यहाँ पे 21C15 लिख देगा, ये वैल्यू भी सेम होता है। अगर हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा चकमा देने के लिए ये भी हमको लिख सकता है, ऑप्शन में दे सकता है। ओके चलो अब इस क्वेश्चन में आते हैं।
देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 40 इन दिस वन। बोला है कि इस एक्सपेंशन में x टू द पावर 40 का कोएफिशिएंट निकाल के बताओ, है ना। चलो देखते हैं कि इसमें x टू द पावर 40 कैसे मिलेगा। यहां पे दो टो मल्टीप्लाई कर दिया है, अरे देखो यहां पे दो टो मल्टीप्लाई हो गया है, तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन पहले भी देखे थे मल्टीप्लाई हुआ था जो, लेकिन उसमें क्या होता, एक में पावर में था, एक में सीधा सीधा 1 + 3x + 10 था। इसमें क्या है, इसमें भी पावर है, इसमें भी पावर है, कुछ तो गड़बड़ लगता है। इसको इकट्ठे करना पड़ेगा, कैसे करें देखते हैं। इस चीज को ध्यान से देखो, अगर इस चीज को ध्यान से देखोगे ना, ये हमारा x + 1/x का होल स्क्वायर है। मतलब हमको जो दिया है वो 1 + x² का पावर 40 है, और ये वाला चीज x + 1/x का होल स्क्वायर है और टू द पावर -5 है। कुछ ऐसा है ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे इसको हम क्या करेंगे, 1 + x² टू द पावर 40 लिखा है, और यहां पे मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो बन जाएगा x² + 1 टू द पावर कितना हो जाएगा, x टू द पावर कितना हो जाएगा, -5 और -2 10 हो, -5 और 2 हो जाएगा -10। अच्छा, इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि 1 + x² टू द पावर 40 इंटू, ये लिख सकता हूं 1 + x² टू द पावर -10 और बाय x टू द पावर -10। अच्छा, अब देखो यहां पे भी 1 + x², यहां पे भी 1 + x², बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। सो इट गिव्स यू व्हाट नाउ, इट गिव्स यू x टू द पावर 10 इंटू 1 + x² टू द पावर 30। अच्छा, अब इतना आ गया, 1 + x² टू द पावर 30। तो मेरे को चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 40, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 40 इन x टू द पावर 10 into 1 + x² to the power 30. So that is same as coefficient of x to the power 30 in 1 + x² to the power 30. नहीं है समझ में? सर यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 30 कैसे हो गया? देखो यहाँ पे 40 था, x to the power 10 साथ में मल्टीप्लाई हुआ है। अब अगर x to the power 10 में छोड़ दिया तो इधर से x to the power 30 ही खाली चाहिए। जब इधर x to the power 30 होगा, ऑटोमेटिकली x to the power 10 मल्टीप्लाई होके उसको x to the power 40 कर देगा। आई होप सारे को ये वाला पार्ट समझ में आ गया। ये सुन लो। अब इस जगह में मेरे को x to the power 30 चाहिए, तो इस जगह को अगर मैं एक्सपांड करूंगा, मतलब इसमें अगर tr+1 निकालूंगा, tr+1 = क्या हो जाएगा बताओ तो, 30cr into x² to the power r, 30cr into x² to the power r। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, 30cr x to the power 2r, 30cr x to the power 2r। ये मिल गया। अब ये वाला मेरे को चाहिए 30, x to the power 30 चाहिए, therefore 2r = 30, और इसमें से हमको r का जो वैल्यू मिल गया, कितना मिल गया, 15। therefore required coefficient = कितना हो जाएगा, 30c15, 30c15। Got it all of you? ओके, ठीक है। तो फिर आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं।